बच्चों, जैसा कि अब टॉपिक आप सभी लोग देख रहे हो कि सामने जो टॉपिक आपके दिया हुआ है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, कैसे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी चीज़ें और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के हिसाब से अगर हम देखें, वर्गीकरण, ठीक है, तो इनका वर्गीकरण किया गया है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग बेसिस। तो किस बेस पे किया गया है? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आकार के आधार पर, आकार मतलब यहाँ पर साइज के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो साइज के आधार पर बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, साइज के आधार पर भी बांटा गया है और वर्ग के आधार पर भी बांटा गया है। तो साइज के आधार मतलब पहले भाई कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे छोटे हुए और छोटे हुए, चीज़ों को धीरे धीरे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखें तो चीज़ों को आप समझिएगा कि साइज के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं और वर्ग के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहला दिया है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो माइक्रो का मतलब ही हो गया, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम छोटा कंप्यूटर की बात करते हैं, एक छोटे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में अगर देखें तो या तो हम इन छोटे कंप्यूटर्स की बात तो कर ही सकते हैं, ये छोटे कंप्यूटर हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में अब आ गए हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, इसको भी हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, मिनी कंप्यूटर। भाई माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा कि एक समय में केवल एक ही यूज़र, इस चीज़ को समझिएगा, एक ही यूज़र वर्क कर सकता है। कौन सा वर्क कर सकता है? एक ही यूज़र काम कर सकता है। पर मिनी कंप्यूटर में 2 से लेकर 20 तक लोग काम कर सकते हैं, 20 यूज़र तक भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, तो भाई मिनी कंप्यूटर हो गए। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो यहाँ पे भाई कम से कम जो है 100 से लेकर हज़ारों लोग तक काम कर सकते हैं। ठीक है, 100 से लेकर हज़ारों लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर आपको देखिए, मिनी कंप्यूटर जो फैक्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर आप खुद ही जानते हो, सुपर कंप्यूटर जिनकी हम लोग बात करेंगे बच्चों, सुपर कंप्यूटर जिसका हम लोग यूज़ कहीं ना कहीं, चाहे वो मौसम की बात हो रही हो, चाहे साइक्लोन की प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे सैटेलाइट की प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी तरह की मिसाइल का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह के आर्म्स बनाने हो, हथियार बनाने हो, तो उनका आजकल सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में हम सभी लोग जानते हैं जो हमारे नॉर्मल पीसी होते हैं, उनकी बात होती है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब अगर हम देखें वर्क के आधार पर बात करते हैं, वर्क के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्क के आधार पर क्या हो जाएगा, तो वर्क के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। वर्क के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो बेटा 2 भागों में बांटा गया है। एक एनालॉग कंप्यूटर हो गया, तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, तो भाई एनालॉग सिग्नल होंगे। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होंगे, तो एनालॉग सिग्नल होंगे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल होंगे। अब एनालॉग सिग्नल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरह से हो सकते हैं वेव फॉर्म में। कैसे होते हैं बच्चा, तो वेव फॉर्म में एनालॉग सिग्नल हो सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो वेव फॉर्म में एनालॉग सिग्नल होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो चाहे हम उसके टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, चाहे हम किसी तरह का प्रेशर की बात करें, चाहे हम कंप्रेशर की बात करें, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंप्रेशर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल भाई एनालॉग में क्या क्या चीज़ आएगी, तो जैसे आपने देखा होगा पहले हम लोग देखते थे, आज भी देखते हैं, थर्मामीटर।
तो भाई थर्मामीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्मामीटर जिससे हम लोग बुखार को मेजरमेंट करते थे, बुखार मापते थे ना, शीशे का आता था, तो उसमें आपने देखा होगा थर्मामीटर में जैसे कहते थे ना पारा, या कई बार आपने सुना होगा मरकरी शब्द सुना होगा, मरकरी, ठीक है। तो मरकरी शब्द आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो हमारे पास पैरामीटर बताता है कि कितना हमारा पारा चढ़ा कितना गिरा, ठीक है। तो चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे ये एनालॉग वॉच हो जो हमारे पास एक सुई घट रही है बढ़ रही है, ये भी हमारे पास एनालॉग हो, वजन तौलने वाली मशीन है वो भी एनालॉग है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एनालॉग है, सारी की सारी चीज़ें क्या है, एनालॉग है। अब दूसरा क्या है, डिजिटल है। डिजिटल में क्या दिया हुआ है, डिजिट, डिजिटल में क्या दिया हुआ है, डिजिट। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें डिजिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिजिट। तो डिजिट में हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाएगी, चाहे 0 से 9 तक नंबर हो, चाहे ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम यहाँ पर डिजिटल बोलेंगे। और डिजिटल सिग्नल किस टाइप से होते हैं, तो डिजिटल सिग्नल बेटा डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं बेटा, तो हम इसे बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें नीचे का बेस क्या होता है, नीचे का बेस होता है 0, ऊपर का बेस क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल आप देखिएगा, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कंप्रेशर हो, वहाँ पे एनालॉग सिग्नल की बात हो रही है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाएंगे। जिसमें हमारे पास 0 1 की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मशीन, और मशीन डिपेंड क्या है, जहाँ पे वो 0 1 अंकों को समझ रहा हो, नंबर को समझ रहा हो, ठीक है, तो उनकी बात हो जाती है। पर जब हमारे पास कई बार एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल जो भी कंप्यूटर हैं, दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, दोनों की कोई भी चीज़ कॉम्बिनेशन होगी, चाहे वो एसी हो, एसी का टेम्परेचर हो, ठीक है, एसी है, एसी का भाई टेम्परेचर है, वो एनालॉग हो गया। वो हमारे पास एक डिजिटल नंबर दिखाता है कि 16 पे है कि 24 है, वो डिजिटल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। तो कभी भी ध्यान आइए कि एनालॉग और डिजिटल, भाई कोई भी चीज़ अगर एनालॉग है, कोई भी चीज़ अगर एनालॉग है और कोई चीज़ डिजिटल है, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कहलाएगा। क्लियर है ना, एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। तो भाई एक तरफ एनालॉग कंप्यूटर दिख रहा है और एक तरफ आपको डिजिटल कंप्यूटर दिख रहा है, तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, तो ये आपका रहा हाइब्रिड। तो जैसे आप देखते होंगे हॉस्पिटल जब जाते हैं, तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में क्या होगा, एक ऐसी मशीन आपको दिख रही होगी जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कई जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया है, कई जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी दिया है। तो इलेक्ट्रो मतलब, और कार्डियो मतलब आप हार्ट की बात समझ ही रहे हैं, हार्ट मतलब हृदय की बात समझ रहे हैं, दिल की बात नहीं समझनी है, हृदय। तो यहाँ पे देखिएगा अगर, तो यहीं पे आपने देखा होगा एक मरीज लेटा होता है और एक मरीज कुछ इस तरह से लेटा है और इस पर कई सारे इस पे वायर बने होते हैं। तो ये लाइनें आपने खुद ही देखी होंगी, ऐसे ऊपर नीचे चल रही, जैसे अभी बता रहा था। अगर ये चल रही है तो भाई ये खुश है, अगर जैसे ये सीधी हो जाए तो ये भी तो सीधा हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का एग्जांपल क्या मैंने बोला, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें एनालॉग भी होगा और डिजिटल भी होगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया दो आधार पे हो गया, चाहे वो साइज के आधार पे हो, छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा, और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्य के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी, अच्छे से समझी होंगी। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे भाई सीपीयू क्या है, छोटा छोटा समझ लेते हैं, फिर हम इसको पूरी डिटेल सहित बताएंगे आपको, पूरी डिटेल सहित आपको हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे यहाँ पर सीपीयू क्या है, तो सभी को ध्यान देना है कि भाई सीपीयू स्ट्रक्चर, सीपीयू क्या है। तो सीपीयू यहाँ पर आप देखिएगा, सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू क्या है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो भाई सीपीयू का काम ही होता है कि भाई किस तरह से ब्रेन काम करे, कैसे उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अगर देखें
तो सीपीयू का छोटा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो बस इतना ध्यान देना है कि आपको अपने दिमाग से हटाना है कि सीपीयू हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। सीपीयू हमारे पास कुछ इस तरह से एक छोटी सी चिप होती है, क्योंकि कई बार मैंने आपको पढ़ाया कि सीपीयू हमारे पास एक सिलिकॉन की चिप होती है। किसकी चिप होती है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन की चिप, एक सिलिकॉन की चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सीपीयू मतलब क्या हो गया? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या हो गया? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो भाई द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू का काम क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑल टाइप्स ऑफ डेटा processing operation and all the important function of a computer performed by the CPU। तो भाई CPU कैसे कैसे काम कर रहा है? CPU भाई ब्रेन है, जितने भी इंस्ट्रक्शन भेजे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस कराने का काम CPU ही तो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस केवल एक बेसिक चीज़ जानेंगे कि CPU हमारे पास एक ब्रेन कंप्यूटर है। इसको डिटेल सहित हम आपको क्लास में ज़रूर बताएंगे, डिटेल सहित आपको क्लास में, पूरी डिटेल में क्लास में एक चीज़ चलेगी। पर यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि भाई CPU होता क्या है। तो पहले तो बस मुझे यहाँ पे हटाना था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस वाले स्ट्रक्चर को, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोग कई बार देखते होंगे, तो इस वाले स्ट्रक्चर को कुछ लोग CPU बोल देते हैं। तो ये आपका CPU नहीं है, ये आपका एक यूनिट है। CPU आपकी एक चिप होती है। बस इसको अभी मुझे बस हटाना है कि आपके दिमाग से कि आप इस सिस्टम यूनिट को CPU ना समझें। CPU क्या होता है? एक ब्रेन होता है, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। और CPU को कितने भागों में बांटा गया है, बस इतनी चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि वो जो CPU है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें हमारे पास एक पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट अगर हम डिस्कशन कर लें तो ALU। सबसे पहला पार्ट क्या है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भाई अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट मतलब ये जो ALU है वो क्या करता है? प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे किसी तरह से मल्टीप्लाई हो, चाहे किसी तरह से डिवाइड हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वस टू हो, किसी भी टाइप के लॉजिकल फंक्शन हो, चाहे किसी टाइप के इफ़ कंडीशन हो, चाहे एल्स कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, लॉजिक हो, सारे काम कौन करेगा? ALU काम करेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, पहला हमने इधर लिख दिया है पर ऐसे हम बता रहे हैं। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे वो कौन करेगा? ALU। फुल फॉर्म क्या लिखी है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी को आपको ध्यान रखना है। दूसरा बेटा आपका क्या है? दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट। तो जो भी ऑपरेशन करने हैं वो तो करा दिया, ठीक है, बट ये ऑपरेशन कराएगा कौन? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में कोई भी टाइप की प्रोसेसिंग है वो तो आपका CPU कर रहा है, पर CPU में एज ए सुपरवाइज़र एक ऐसा कैंडिडेट जो जब भी डेटा इनपुट जाएगा, क्या जाएगा? जैसे ही इनपुट जाएगा कंट्रोल यूनिट देखेगा। इनपुट के बाद अब इसको कैसे प्रोसेस कराना है, कंट्रोल यूनिट देखेगा। प्रोसेस के बाद कैसे आउटपुट लाना है, कौन देखेगा? कंट्रोल यूनिट देखेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे मेन मकसद है कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होगी उसका मेन काम एग्जीक्यूशन कराना किसका काम है? एग्जीक्यूट कराना किसका काम है? पूरी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो कंट्रोल करने का काम नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट का है। तो कुल मिला के दिमाग में ध्यान रखना है कि कभी भी आ जाए कंट्रोल यूनिट क्या है, तो ये एक IPO साइकिल चलाता है। IPO मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेसिंग, O मतलब आउटपुट। तो पूरी एक साइकिल चलाने का काम कंट्रोल यूनिट का है। कई बार कुछ डेटा ऐसा होता है जो केवल टेम्परेरी रूप से होल्ड करना है। कोई भी ऐसा डेटा जो टेम्परेरी रूप से होल्ड करना है कुछ समय के लिए, तो वो किसका काम करेगा? मेमोरी यूनिट। तो कभी भी कुछ डेटा टेम्परेरी रूप से अगर हमें होल्ड कराना है, किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग करानी है, तो उसके लिए किसका काम होगा? तो वो मेमोरी यूनिट काम करेगा,
ठीक है। तो CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है और CPU को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ALU, CU और MU। बस आपको यहाँ पर इतना बताना है, ठीक है। तो CPU में मेमोरी यूनिट दिया है तो कुछ लोग समझ लेते हैं कि एक मेमोरी है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, इसका काम केवल प्रोसेस कराना है, कोई भी किसी भी तरह का डेटा सेव करने का काम नहीं करता। पर अगर वो पूछ ले डेटा सेव करने का काम करेगा कौन, तो उसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें तो वो दूसरी एक मेमोरी होती है जहाँ पे हम परमानेंटली डेटा सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोलिंग ऑफ डेटा, क्या लिखा हुआ है? कंट्रोलिंग ऑफ डेटा, ट्रांसफर ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो मैंने अभी बताया कंप्यूटर में कैसे इनपुट जाएगा, इनपुट से आगे कैसे प्रोसेस होगा, प्रोसेस से कैसे आउटपुट आएगा, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट कराएगा। मतलब मैंने अभी बताया कि जितनी भी अगर हम बात करें IPO साइकिल, IPO या साथ में S भी लिख दें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये पूरी की पूरी साइकिल तो आप समझते हो ना। साइकिल मतलब क्या हो गया कि एक पूरा चक्कर लगाना, चलाना, ठीक है, वो यही कराएगा, ठीक है। डेटा तो हमने कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करा दिया, डेटा भी तो हमने कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करा दिया, पर कीबोर्ड के बाद, इनपुट के बाद सारा काम कौन कराएगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जब तक हमारे पास कोई ना कोई आंसर ना आ जाए तब तक सारा एग्जीक्यूट कौन कराएगा? वो कंट्रोल यूनिट कराएगा। कभी भी एग्जीक्यूट दिया हो, IPO साइकिल दिया हो, पूरी चीज़ों, पूरे डेटा को कंट्रोल करने का बात दे रहा हो, तो आप हमेशा दिमाग लगाइएगा कंट्रोल यूनिट की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो लिखा भी है कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच डेटा का नियंत्रण, डेटा और निर्देशों का हस्तांतरण नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है। अब देखिए मेमोरी यूनिट, मैंने अभी बताया था कि कई बार डेटा प्रोसेस करने के पहले, ठीक है, अगर हमें कोई डेटा, ठीक है, अगर हमें कोई भी डेटा प्रोसेस करना है, क्या करना है? प्रोसेस करना है, ठीक है। पर डेटा ज़्यादा बड़ा है तो उसके पहले हम कोई ना कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे हम उस डेटा को होल्ड करा सकें। तो उस डेटा को होल्ड कराने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा तो है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर, पर स्टोर नहीं होते हैं। देखिए ये कभी भी स्टोर नहीं होगा, ये केवल कुछ देर के लिए टेम्परेरी रूप से होल्ड रखने के लिए, टेम्परेरी रूप से होल्ड करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। जैसे हमने एक नंबर दे दिया कि 250 नंबर है, इसमें 150 जोड़ दो। तो भाई 250 में 150 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। पर ये 450 तब तक रखना है जब तक कह रहा है कि इसके बाद माइनस क्या करना था? माइनस करना है 200। तो भाई इसको अगर करना है, पूरे सॉल्यूशन को देखना है, तो पहले क्या करना था भाई? इसको जोड़ना था। तो जोड़ने का काम तो ALU से करा दिया, पर ये 450 होल्ड कहाँ रहेगा? 450 ये होल्ड कहाँ रहेगा? तो ये होल्ड रहेगा टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ देर के लिए, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस ना हो जाए। तो ये कहाँ होल्ड रहेगा? मेमोरी यूनिट में ही तो रहेगा। फिर हमने क्या किया? 450 जहाँ पे रखा है वो कहाँ रखा था? मेमोरी यूनिट। तो भाई ये हिस्सा कौन सा हो गया? यही तो है मेमोरी यूनिट। इसमें हमने 450 रखा है, क्योंकि उसके आगे का इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करना है? माइनस करना है 200। तो भाई इसी से तो हम माइनस कराएंगे ना, तो तब तक के लिए 450 होल्ड कहाँ रहेगा? तो वो मेमोरी यूनिट में रहेगा। तो ये सब देखा जाए तो मेमोरी यूनिट वगैरह क्या है, ये भी सब एक टाइप के रजिस्टर हैं। और रजिस्टर आपको पहले भी पता होना चाहिए कि रजिस्टर भी मेमोरी ही होती हैं, मेमोरी का ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मेमोरी यूनिट केवल कुछ देर के लिए, जब तक प्रोसेसिंग ना हो जाए तब तक टेम्परेरी रूप से डेटा को होल्ड रखता है। क्लियर है ना?
अब लिखा है ALU, तो ALU तो मैंने बता ही दिया कि भाई बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी है, पर वो प्रोसेसिंग क्या मैथमेटिकल है। अगर किसी तरह से कोई ऐसी एल्गोरिथम, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइडेशन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कोई भी ऐसे ऑपरेशन आते हैं तो उनको जोड़ने घटाने का काम कौन करेगा? ALU करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन और ऑपरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सबस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कभी भी डेटा सेव नहीं करता है, ये 100% आपको विश्वास हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूज़ होगा वो टेम्परेरी होगा। क्योंकि अगर हम देखें मेमोरी, ये जो मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है, मेमोरी अगर हम देखें तो दूसरी एक मेमोरी होती है जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अगर हम उस मेमोरी की बात करें, मेमोरी या मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी एक अलग चीज़ होती है जहाँ पर मेमोरी, स्मृति तो हमने बोल दिया, पर ये किस मेमोरी की बात कर रहे हैं? उस स्पेस की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उस स्पेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर डेटा को हम लोग, जहाँ पर हम लोग डेटा को क्या करते हैं? परमानेंट सेव करेंगे। मतलब लाइट चली भी जाए तब भी डेटा हमारे पास परमानेंट सेव हो जाए, परमानेंट सेव हो जाए। तो वहाँ पे हम भाई परमानेंट सेव कर रहे हैं, उसके लिए मेमोरी हो गई। तो ये मेमोरी इज़ अ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, पर लिखा है जस्ट लाइक, मतलब ब्रेन नहीं है। ब्रेन का काम तो क्या होता था, मैंने बताया था ब्रेन का काम क्या होगा। तो ब्रेन का काम तो भाई हमने अभी बताया कि प्रोसेस करना है। ब्रेन का काम क्या है? प्रोसेस करना है। ठीक है, बट ये जो मेमोरी है इसका काम है यूज टू स्टोर, मतलब किसी भी तरह से डेटा को स्टोर करना, वो भी परमानेंटली। ठीक है, तो भाई इसमें मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी हमारे पास कितने टाइप की होती हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें बताए दे रहे हैं कि मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो एक हिस्सा कौन सा होता है? एक हिस्सा बेटा प्राइमरी मेमोरी होती है और एक हिस्सा आपका कौन सा होगा? सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, मैंने अभी बार बार बोला कि जो प्राइमरी सेक्शन है यहाँ पे भी कोई भी ऐसा डेटा परमानेंट नहीं सेव होगा। अगर देखा जाए यूज़र के द्वारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी डेटा यूज़र, एक नॉर्मल यूज़र के द्वारा परमानेंट डेटा सेव नहीं होता। ठीक है, परमानेंट डेटा सेव नहीं होगा, परमानेंट डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ सेकेंडरी मेमोरी जो बता रहा है यहाँ पे, ये सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे यूज़र जो भी सेव करेगा, यहाँ पे यूज़र जो भी सेव करेगा वो परमानेंट सेव हो जाएगा। वो क्या होगा बेटा? परमानेंट सेव हो जाएगा, चाहे लाइट रहे या लाइट ना रहे। तो प्राइमरी मेमोरी में यूज़र के द्वारा कोई भी डेटा परमानेंट सेव नहीं किया जाता, पर सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सेव किया जाता है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, CD हो, DVD हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी थी जो मैंने समझा दी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, और इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, और जो भी बच्चे UPSI CGL किसी भी कंपटीशन में अगर कंप्यूटर आता है तो अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चन तो नहीं फंसेंगे। और CGL में आपको खुद ही पता है क्वालिफाइंग होता है। तो ये जो भी बच्चे कर रहे हों, एक बार उन्हें सलाह ज़रूर दीजिएगा कि कंप्यूटर बाय पुनीत सर वाला चैनल देखें, उसमें कंप्यूटर के लेक्चर ज़रूर देख लें सारे बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर नए हैं। ठीक है।